हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज नया फ़ोन, आज से नया फ़ोन से मैं ब्लॉगिंग या जो बोले कर रहा हूँ। ये रहा मेरा पुराना जून का, कहाँ से दिख रहा, हाँ जून का। अगर आपको मैं जूम कर सकूँ तो देखता हूँ, तो जूम तो नहीं हो रहा यार। तो ये था जून का मेरा व्हाट कॉल, अरे भूल गया। ये मेरे जून का टाइम टेबल था। बहुत चीज़ें पूरी हुई, बहुत सारी नहीं पूरी हुई इससे। आज जुलाई का लगाने जा रहा हूँ। पुराने हैं, इसमें रोल ओवर बहुत सारे हैं। जैसे मई है, अप्रैल का कंप्लीट हो जाना चाहिए था, रिवीज नहीं हुआ, मार्च का नहीं हुआ, तो है अभी यूपी बजट और रिवीजन है, फिर इंडियन इकोनॉमिक है। बहुत डिले हो गया, चीज़ें डिले हो गई रिवीजन करने पर। कंटिन्यूस रहा हूँ, कुछ कुछ जगह छोड़ दी जाए तो पूरा कंटिन्यू रहा हूँ। और यार ये इसमें फ़ोटो बहुत ज़्यादा ही क्लियर आ रही है यार, ये गड़बड़ चीज़ है। हाँ चलो, एनी विच वेज आज से चालू करूँगा, आपको बताता हूँ आगे क्या करता हूँ। स्टार्ट तो मैं देखता हूँ किस चीज़ से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए अभी ये भी नहीं बोल रहा हूँ क्या चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं ये नया टाइम टेबल लगाऊंगा, टाइम टेबल लगाने के बाद मैं पढ़ाई चालू करूँगा। कॉफ़ी बन के तैयार हो चुकी है, कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है, वो पीऊँगा और वेट करूँगा। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, हाँ तो मैंने अभी कुछ एक फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, वो है अंटार्कटिका एज ए कॉन्टिनेंट रिलेटेड। तो ये अंटार्कटिका के बारे में मैं रिवीजन कर रहा था, तो उसमें मुझे आया अंटार्कटिका जो है सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, तो सभी को मालूम होगा सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। 5th लार्जेस्ट है ना, सदर्न मोस्ट है, 5th लार्जेस्ट है। और 90% जो आइस है पूरे वर्ल्ड का वो यहाँ पे है। 70% जो फ्रेश वाटर है पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का, वो यहीं पाया जाता है। ये साउथ अमेरिका के नीचे है, तो साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंड दैट एंडीज माउंटेन रेंज इज crosses the ocean and reaches Antarctica, and there it is known as Antarctic Andes. So the same Andes mountain which is there in what do you call, in South America, that crosses the ocean, reaches the Antarctica, and the same mountain range in Antarctica is known as Antarctic Andes. ठीक है। इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट है, इस यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं एल्सवर्थ माउंटेन रेंज। इसमें अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसको बोलते हैं माउंट विंसन मैसिव, या माउंट विंसन बोलते हैं, है ना। माउंट विंसन मैसिव किस माउंटेन रेंज में? एल्सवर्थ माउंटेन रेंज में। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक वो भी है, वॉल्केनो भी है, एक्टिव वॉल्केनो है, जिसका नाम है माउंट एरबस, EREBUS, एरबस। ये रॉस आइलैंड नाम की जगह पे है। अंटार्कटिका में एक आइलैंड है रॉस आइलैंड, उस जगह पे। एक और आइलैंड है बहुत फेमस, उसको बोलते हैं डिसेप्शन आइलैंड। डिसेप्शन आइलैंड इज़ ऑल्सो देयर, इज़ अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। अब हम आते हैं, यहाँ पे एक ड्राई वैली भी है। सोच लिए, ड्राई वैली है ना, डेजर्टेड वैली, जिसका नाम है मैकमुर्डो ड्राई वैली, मैकमुर्डो वैली, MCMURDO, मैकमुर्डो वैली। ये एकदम ड्राइएस्ट वैली है ना। यहाँ पे एक लेक मिलता है, लेक विडा, ये सलाइन लेक है। यहाँ पे एक पॉन्ड भी है, डॉन जुआन पॉन्ड, और डॉन वान पॉन्ड जैसे इसको प्रोनाउंस करते होंगे, वो सबसे सलाइन वाटर बॉडी है। ठीक है। इसके बाद ये मेन चीज़ है, हाँ, और हाँ, ये इतना सलाइन है डॉन वान पॉन्ड कि ये जमता ही नहीं है। -50 डिग्री भी चला जाए तो भी ये जमता नहीं है, सैलिनिटी के कारण, है ना। सबसे बड़ा यहाँ एक रिवर सिस्टम भी है, उस रिवर का नाम है ओनिक्स रिवर, ONYX, ओनिक्स रिवर। तो अंटार्कटिका भी में भी बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं। अब एक बात आते हैं, सबसे पहले नॉर्वे ने इस पर क्लेम किया था, पहुँचे थे यहाँ पर, नॉर्वे की टीम पहुँची थी तो उन्होंने क्लेम किया था। उसके बाद से अभी तक बहुत सारी टीमें पहुँच चुकी हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पर क्लेम किया हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने किया है, न्यूजीलैंड ने क्लेम किया है, ब्रिटेन ने किया है, USA ने ऑफकोर्स किया ही होगा, नहीं USA ने नहीं किया, इंटरेस्टिंगली ब्रिटेन ने किया है, चिली ने किया है, अर्जेंटीना ने किया है, फ्रांस ने किया है। ये सब क्लेम कर रहे हैं कि ये अंटार्कटिका शैल बी पार्ट ऑफ आवर कंट्री।
लेकिन फिर 1959 में एक अंटार्कटिका ट्रीटी साइन होती है, जिसमें ये होता है कि भाई कोई इस पर क्लेम नहीं करेगा और सब बस रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे, है ना। तो वो होता है, तो उसी रिसर्च के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे अपने रिसर्च सेंटर्स लगाए हुए हैं छोटे छोटे से, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन बहुत बड़े नहीं, रिसर्च सेंटर छोटे छोटे से खोले हुए हैं। जैसे इंडिया ने सबसे पहला यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोला था, जिसका नाम रखा था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में खोला था। उसके बाद दक्षिण गंगोत्री के बाद आए मैत्री, जो अगेन 1980s में ही खोला है, 1989 या 1990 में खोला, इसका एग्जैक्ट नहीं पता है। पर जो सबसे पहला खोला था वो 1983 में खोला, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मेरे को याद है, 1983 में खोला था दक्षिण गंगोत्री नाम से। फिर सबसे लेटेस्ट है भारती नाम का एक और 3 रिसर्च सेंटर्स खोले हैं, तीसरा जो खुला हुआ है वो उसका नाम है भारती। तो दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला, फिर मैत्री, फिर भारती, है ना। अभी और प्लान है कि 2030-32 में एक और खोला जाए, मैत्री 2 करके या ऐसा है, उसका एग्जैक्ट मुझे न्यूज़ नहीं आता, जब मैं वो न्यूज़ रिवाइज़ करूँगा तो बताऊँगा। तो ये पूरा फंडा है, पूरा अंटार्कटिका का फंडा है। अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में बता दिया है, एंडीज पर्वतमाला के बारे में बता दिया। तो ये है पूरा अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ, इसमें मोस्टली सारे फैक्ट्स है ना। तो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? ऑनिक्स रिवर। चलिए, और आपसे बने रहिए, आगे मैं आपको और बताते रहूँगा, है ना। थैंक यू। हेलो। हाँ, आज पॉलिटी रिवाइज कर रहा हूँ, तो कुछ फैक्ट्स जो मुझे लगे आप लोगों को बताने चाहिए। उसमें से पहला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 76 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बोलता है अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। और ये अटॉर्नी जनरल है कौन? ये अटॉर्नी जनरल है एक लीगल एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसको रिमूव कौन करता है? ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही काम करता है। जिस दिन प्रेसिडेंट चाहे तो रिमूव कर देगा। तो होता यह है कि गवर्नमेंट जनरली प्रैक्टिस करती है, गवर्नमेंट एडवाइस करता है कि इसको आप अपॉइंट करें हमारे अटॉर्नी जनरल के रूप में, तो उस आदमी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसलिए जनरल देखा जाता है, जैसे वो कोई भी गवर्नमेंट हटती है तो साथ साथ अटॉर्नी जनरल को भी अपना इस्तीफ़ा दे देता है, या हट जाता है, या उसको प्रेसिडेंट हटा देता है, जैसा होता है, क्योंकि नई गवर्नमेंट अपना नया अटॉर्नी जनरल आता है। इसके पावर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उसको एमपी के कुछ पावर मिले हुए हैं, जैसे कि वो किसी भी राज्यसभा, लोकसभा, कहीं पर भी बैठ के उनकी प्रोसीडिंग सुन सकता है, उसमें भाग ले सकता है, भाग एज इन बोल सकता है पार्लियामेंट में। लेकिन उसको एक स्पेसिफिक राइट नहीं है जो एमपीज़ को मिलती है। जो एक प्रिविलेज एमपी को मिलता है, वो एक प्रिविलेज उसको नहीं मिलता है, वो है कि वोट करना। वो वोटिंग नहीं कर सकता, है ना। अटॉर्नी जनरल कैन नॉट वोट इन पार्लियामेंट, बट ही कैन टेक पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग, ही कैन स्पीक इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग, और वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का भी पार्ट बन सकता है। ही कैन बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज़, बट ही कैन नॉट वोट, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिए, उसको सैलरी नहीं मिलती है, उसको रिन्यूमरेशन मिलता है ना। सैलरी नहीं मिलती, उसको रिन्यूमरेशन मिलता है। ये एकदम ये इम्पैक्ट है। सैलरी मतलब 10-100 रुपये हर महीने मिल रही है, ऐसा नहीं होता। उसको पर्क्स रिन्यूमरेशन मिलता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये हो गया अटॉर्नी जनरल के बारे में। बने रहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हर जगह एप्लीकेबल होगा, सिवाय अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, ठीक है, और नागालैंड, क्योंकि यहाँ पे इनर लाइन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं लागू होगा। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का 11 दिसंबर 2019 को लागू कर दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किस किस स्टेट में नहीं होगा, पूरी तरीके से लागू किस किस स्टेट में नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और किस जगह का नागालैंड, ठीक है। थैंक यू।